नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, शुरुआत करते हैं। नोएडा हिंसा में आज अब शांति है, वहाँ फैक्ट्रियां आज खुल गई हैं, पुलिस बल तैनात है, फ्लैग मार्च वगैरह हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो ये जांच चल रही थी उसमें कई सारी बातें सामने आ रही हैं कि 50 फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाए गए कुछ दिन पहले, उससे लोगों को उकसाया गया वगैरह वगैरह। और आरजेडी की दो बहुत चर्चित प्रवक्ता कंचन यादव और प्रियंका भारती, इन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हाँ कि और भी कुछ लोग जो कि लेफ्ट के संगठनों से जुड़े हैं, दिशा से, कोई जसम वगैरह से, इस तरह के लोगों को भी पुलिस ने कहीं कहीं डिटेन किया है, कहीं कहीं उनसे पूछताछ की है। और हो सकता है अभी सामने नहीं आया है, कहीं कहीं कुछ गिरफ्तारियां और भी हो। इसमें देखिए अनुराग, करीब 400 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, 300 लोगों, क्योंकि पूरे नोएडा में ये हिंसा फैल गई थी। उपद्रव भी कह सकते हैं इसको, असंतोष भी कह सकते हैं, बवाल तो, अनरेस्ट तो था ही। ठीक है। तो इसमें 400 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और क्योंकि जिन प्रवक्ताओं का नाम लिया आपने, ये टीवी डिबेट्स में भी बहुत आक्रामक है और उन्हीं डिबेट्स के सहारे इन्होंने अपनी लोकप्रियता बनाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पुलिस को ऐसा लगता है कि इस तरीके से जब मामला हो रहा है और इसकी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। राजनीति तो जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी, लेकिन जब स्थितियां असहज हो रही, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा। अच्छा ये बताइए, जिन 400 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें बड़े पैमाने पर तो काम करने वाले लोग भी होंगे, लोग ही होंगे, बड़े लोग तो वही होंगे जो वहां आइडेंटिफाई किए गए होंगे, मजदूर होंगे फैक्ट्रियों के। तो ऐसे पॉलिटिकल लोगों को इस बात के लिए पेशेंस रखना चाहिए कि पब्लिक में ऐसा आक्रोश ना हो कि उनके ऊपर कल को एफआईआर हो, उन्हें मुकदमा झेलना पड़े। पॉलिटिकल लोगों को तो उन्हें एक लोकतांत्रिक रास्ता दिखाना चाहिए और मैदान में जाके उनको शांतिपूर्ण तरीके से उसका नेतृत्व करना चाहिए अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है। और उसमें उकसाने जैसी और हिंसा फैलाने जैसी, देखिए इससे जुड़ी एक बात और कह दें, मायावती के बारे में और बसपा के बारे में कहा जाता है कि सड़क पर आंदोलन बसपा क्यों नहीं करती, क्योंकि मुकदमे हो, इन्हें जेल जाना पड़े, मुकदमों की पैरवी के लिए कचहरी जाना पड़े, ऐसा बसपा ने कभी होने नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप वैचारिक आंदोलन करिए, सड़क पे उतर के लड़ाई पूरा वो काशीराम जी के समय से ही उनकी रणनीति थी कि हम वो कहते थे कि हमारा समाज कमजोर है और इस तरह की स्टेट की प्रताड़ना में टूट जाएगा, इसलिए वो हमेशा अहिंसक तरीके से और संगठित करके राजनीति करने की बात करते थे। तो अगर बसपा की आपने बात छेड़ी दी है बहन जी की बात, तो बहन जी ने आज फिर मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने एक संदेश दिया, महिला आरक्षण का स्वागत किया, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ शर्तें भी रख दी हैं कि 50% कीजिए एक तो महिला आरक्षण, और कोटे के भीतर कोटा, जो करीब 20 साल से बहुत गर्म मुद्दा था, इस बार बिल्कुल नहीं उठ रहा था, उसको भी बहन जी ने उठा दिया कि जो दलित वर्ग की महिलाएं, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाएं, उनको आप हॉरिजॉन्टल कोटे के भीतर कोटा दीजिए। जी जी बिल्कुल। देखिए उन्होंने ये बात तो पिछड़ी पार्टियां बहुत जोर शोर से उठाती थी, शरद यादव वगैरह, आपको याद ही होगा। इस तरीके की मांग को लगभग सभी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने उठाया है जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों की पॉलिटिक्स करती है। पल्लवी पटेल का बयान आया है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का स्टैंड यही है, मायावती ने भी कहा है। लेकिन 50% जो आरक्षण की मांग की है मायावती ने, वो एक तरीके से थोड़ी नई दिख रही है। उनका लॉजिक है कि जब आधी आबादी को आप आरक्षण दे रहे हैं तो उन्हें 50% रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस मांग के साथ वो आगे बढ़ी है, लेकिन उनका पूरा मूड बहुत सॉफ्ट था। उन्होंने कहा यदि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, फिर भी हम इसका समर्थन करते हैं। हाँ, उन्होंने अपना वही जो उनकी एक शब्दावली है, जैसा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पढ़ती है, वैसे तरीके से कहा और स्वागत भी किया। अब कल तो सेशन शुरू ही हो रहा है। और आपने जिक्र किया कि तमाम लोगों ने बयान तो दिए हैं, लेकिन मनीष, इस बार बयान देने में और तब विरोध करने में बहुत फर्क है। शरद यादव और आपको याद होगा कि वो बिहार के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, शायद उनका नाम था, वो जिस तरह विरोध कर रहे थे, स्पीकर की चेयर तक पर जाके चढ़ रहे थे, वैसा इस बार पिछड़ी पार्टियों में भी नहीं दिख रहा है। मायावती जी का भाषण भी बड़ा संतुलित सा ही रहा, बहुत उसमें कोई आक्रामक मांग इस तरह की नहीं दिखी है। बिहार में सम्राट चौधरी जिनकी ताजपोशी हो गई, उन्होंने आज तो शपथ भी ले ली है। और एक बात है कि अब जो दोनों मुख्यमंत्री जदयू के हैं,
विजेंद्र यादव और विजय चौधरी बिल्कुल है, उनके जातीय समीकरण जो भी हो, लेकिन बीजेपी का डिप्टी सीएम चला गया अगर सीएम मिला तो। और विजय और काफी ट्रोल भी कर रहे हैं लोग विजय सिन्हा को। कल ही से कर रहे थे। कल जो उन्होंने कहा था कि हमने सम्राट चौधरी का प्रस्ताव किया, तो एक तो दो बातें आप बताइए। एक तो यूपी की पॉलिटिक्स के मद्देनजर जो ओबीसी पॉलिटिक्स है, बिल्कुल, और अनंत सिंह जो कि बहुत लोकप्रिय है सोशल मीडिया में, उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी से मिलकर शराबबंदी को हटाएंगे। देखिए, अनंत सिंह का बयान बहुत चर्चा में आ गया है बिहार में, क्योंकि सब लोगों को ये भी फैसला देखने के लिए था कि नया जो मुख्यमंत्री बन रहा है, जो नई सरकार बन रही है, उसका शराबबंदी पर क्या स्टैंड है। देखिए, पिछले 10 सालों में 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है और करीब 20,000 करोड़ का नुकसान है। लैंड लॉक स्टेट है। शराबबंदी गुजरात में भी लागू है अनुराग, लेकिन वहां बंदरगाह और टूरिज्म से बहुत पैसा आता है, बिहार को वो नहीं मिलता है। यही वजह है कि पेट्रोल डीजल यूपी के मुकाबले और बंगाल के मुकाबले 10 रुपए महंगा है बिहार में। तो लोग इस ओर भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ लाखों मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं मद्य निषेध अधिनियम, अदालतों में भी चल रहे हैं मनीष, और सीमावर्ती इलाकों में आप चाहे जहां भी देखेंगे, बिल्कुल बक्सर के आसपास ही जाइए, और अगर आप गाजीपुर बलिया की बॉर्डर वाली दुकानें बहुत महंगी उठ रही हैं यूपी में। तीन दिन आप ठहर के देखिए तो देखिए कैसे कैसे नाव से कैसे कैसे शराब इधर उधर की जाती है, और वो अपराध को भी जन्म देती है और महंगी तो है ही है। जहां तक ओबीसी पॉलिटिक्स की, आपने पॉलिटिक्स की बात की, देखिए ओबीसी बीजेपी की कोर पॉलिटिक्स में है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी ये सबसे ऊपर रहेगा। 2027 में जो होगा ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है। और उसके सामने ये भी तो मजबूरी है ना कि नीतीश कुमार पिछले 25-26 सालों से जो पॉलिटिकल लाइन खींच के रखे हैं, लॉकुश फॉर्मूले को, उसको बरकरार भी रखना है, और दूसरे विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाना, ये भी बड़ी बात है। हालांकि विजेंद्र यादव के पास वित्त मंत्रालय पहले भी रहा, हमेशा अच्छे पोर्टफोलियो रहे, लेकिन अचानक से बदल जाता है ना डिप्टी सीएम और मंत्री। कोई डिप्टी सीएम अपने आप को मंत्री नहीं कहलवाना पसंद करे, बिल्कुल नहीं, बाकी फर्क कुछ नहीं है, लेकिन उससे बस जो है राजनीतिक कद बढ़ जाता है। लेकिन बीजेपी ने तो खैर इस बार सम्राट चौधरी के नाम पे नहीं चौंका पाई, इनका नाम पहले से चल रहा था। नहीं अनुराग, बीजेपी ने चौंकाया। बीजेपी ने इसलिए चौंकाया क्योंकि वो इस बार चौंका नहीं पाई, लेकिन नीतीश ने फिर चौंका दिया। लगभग ये तय माना जा रहा था कि निशान डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन नीतीश ने फिर शायद ये वो कि जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूँ, अब मंत्रियों की लिस्ट का इंतजार है मुझे। वरना ये है कि निशांत को सब लगभग पूरा देश मान रहा था। देखिए, पॉलिटिकली बात करें, नीतीश के विरोधियों की बात करें, तो नीतीश के पास सिर्फ अब यही एक पूंजी बची है समाजवादी नेता होने के नाते कि वो परिवारवाद से अभी तक बचे। यदि निशांत जिस दिन पोस्ट पे बैठे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में निशांत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो यदि अब नीतीश के पास बस खाली यही कहने को रह गया है कि उन्होंने परिवारवाद से दूरी बनाए रखी, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी अब फिर वो नीतीश के रहते हुए बाद में निशान जो करे वो करे, तब एक अलग बात होगी। वो उनको तेजस्वी और बाकियों की श्रेणी में आने से शायद बचाना चाहते हैं। तो यूपी की सुर्खियों को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।